लोग अक्सर कहते हैं कि साथी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वाकई में लोग अगर तुम्हारे साथ होते तो संघर्ष करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाय गाइस, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम हर रोज़ यहां पे एक नए मुद्दे के साथ आते हैं और हमारा जो भी मुद्दा होता है वो राष्ट्रहित, जनहित और समाज हित में कारगर साबित होता है। तो साथियों, आज का जो प्रोग्राम है वो है संघर्ष की कहानी, जिसमें एक वीडियो हम अब से पहले ला चुके हैं और आज संघर्ष की कहानी में हैं हमारे साथ सूबे पहलवान जी, जो नांगल जाट गाँव से बिलोंग करते हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और बाकी चर्चा हम उन्हीं से करेंगे, जानेंगे उन्हीं से, उन्हीं के बारे में, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग होगा और नौजवान भाइयों के से कहना चाहता हूं कि आपको इस प्रोग्राम में बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो चलिए ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सूबे भाई साहब जी। जी सर। आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं सबसे पहले जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, प्लस में जितने मेरे भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, सभी को राम राम है मेरी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ मेरी अपनी परेशानियाँ भी हैं, उसके बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा और उन परेशानियों से निकलने के लिए जो भी रास्ता है, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जी। सही। और साथियों, हमारे साथ दो भाई और हैं, उनसे भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जी, मेरा नाम हरीश रावत है और मैं नांगल जाट से हूँ और मैं भी सूबे गुरु जी के साथ हूँ। अच्छा, आप बताएं। सर, मेरा नाम बिरजू रावत है, मैं बहन से हूँ, मैं भी सूबे गुरु जी के अंडर ही जिम कर रहा हूँ। अच्छा जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो साथियों, आज हम ये प्रोग्राम यहाँ पे चालू करते हैं, करेंगे कुछ सवाल और जवाब जो कि तिरछे होंगे। और सूबे मास्टर जी हैं, ये पहले मास्टर जी थे, अब भी मास्टर जी हैं और पहलवान जी भी हैं। तो इनसे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं सारी बातों के बारे में, किस तरह से बॉडी बनाई जाती है और किस तरह से अपने शरीर को, बॉडी को मेंटेन किया जा सकता है। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे करूंगा सूबे मास्टर जी। जी सर। कि आपने जो ये शरीर बनाया, बॉडी बनाई है, मेहनत की है, प्रयास किया अथक, तो इसमें कोई गुरुजी हैं आपके? हाँ जी सर, बिल्कुल। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले जो होता है वो गुरुजी ही होते हैं। चाहे आप शिक्षा के माध्यम से ले लीजिए, चाहे आप व्यायाम के माध्यम से ले लीजिए, चाहे जिम के हिसाब से ले लीजिए या किसी स्पोर्ट्समैन के हिसाब से ले लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल गुरुजी हैं और उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि उनको मैं भगवान से भी ज़्यादा मानता हूँ। मैं वैसे बालाजी को मानने वाला हूँ, लेकिन बालाजी से भी ज़्यादा मैं अपने गुरु को मानता हूँ जी, जिनका नाम रवि शर्मा जी हैं। वो हमारे नज़दीक औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं और उनकी छत्र छाया में जो भी हूँ मैं आज, उनकी छत्र छाया में ही हूँ। बहुत ही अच्छी बात है। साथियों, हमारे भारत देश की परंपरा सदियों से ये रही है कि हम गुरुओं का सम्मान करते आए हैं और यहाँ पे जो भी हमें नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, वो गुरुओं के द्वारा ही अपने शिष्यों को दिया जाता है और वो पुराना जो ज्ञान होता है वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र गुरुओं के ज़रिए ही किया जाता है। तो गुरुओं का हमें सम्मान करना चाहिए और हमारे सूबे पहलवान जी हैं, वो भी गुरु का यहाँ पे सम्मान करने के लिए बोल रहे हैं। अगर आपके भी कोई गुरु हैं तो उनको आप उनकी रेस्पेक्ट करिए, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए, क्योंकि गुरु ही वो होता है जो आपको भव सागर से पार लगा सकता है आपकी। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा सूबे पहलवान जी, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? लोग ये जानना चाहते हैं कि पढ़े लिखे कहाँ तक हैं सूबे पहलवान जी। मैंने MA हिस्ट्री से की है जी। अच्छा। हाँ जी सर, और 1 ईयर डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर से भी किया है मैंने। अच्छा। हाँ जी सर। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। पढ़े लिखे भी हैं। कई लोग ये कहते हैं कि भाई जो पहलवान बनता है वो पढ़ाई लिखाई कम करता है, लेकिन यहाँ पे वो बात गलत साबित होती है, क्योंकि सूबे पहलवान जी हैं वो हमारे मास्टर जी भी हैं और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया है अपनी बॉडी को मेंटेन करने में और लोगों के सामने आदर्श बनकर उभरे हैं। अगर बच्चे समझना चाहेंगे तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज आपके सामने है, उनसे आपको सीख लेनी है और अपने जीवन में उन सीख को उतारना है। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा सूबे मास्टर जी, आप किस खेल के खिलाड़ी हैं? सबसे पहले ये बताएं आप। सर, मैंने 2 खेल ले रखे हैं, जिसमें कि एक पावर लिफ्टिंग है। अच्छा। दूसरा बॉडी बिल्डिंग है। अच्छा जी। हाँ जी सर। अच्छा जी, दोनों खेलों में आप? हाँ जी, गोल्ड में मतलब गोल्ड हासिल कर रखे हैं मैंने। अच्छा। हाँ जी सर। तो आपकी हाइट और वेट बताएं थोड़ा सा। मेरी हाइट 5'6" है और वेट मेरा 73 kg है। और नॉर्मली जितने भी मैं अपने कंपटीशन खेलता हूँ तो 73 के अकॉर्डिंग ही खेलता हूँ कि वेट घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है व्यायाम के माध्यम से। बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि वेट भी इतना ज़्यादा नहीं है कि कहते हैं वो
कहा जाता है ना, कहावत कही जाती है धरती पर बोझ, उस तरह से भी कुछ ऐसा नहीं है। मतलब पूरा मेंटेन किया हुआ है, अपनी बॉडी को भी, वेट को भी, सारी चीज़ें मेंटेन की हुई हैं अच्छी तरह से। इस काम को करने में बहुत ही मेहनत लगती है साथियों, ये आपको मालूम ही होगा। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा मास्टर जी, हाँ जी सर। सबसे पहले आप क्या काम करते थे, थोड़ा सा इसकी जानकारी और जनता को दीजिए। सर ये कहानी बहुत ही रोचक है, क्योंकि जब मैंने 10th क्लास क्रॉस की थी तभी से मैं टीचिंग लाइन में हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, सबसे पहले मैंने 2000 में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। और आप जानते होंगे शायद, आपका ही गांव है वो, सौंद स्कूल, महर्षि दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें पढ़ाना स्टार्ट किया था, टीचिंग लाइन। अच्छा जी। हाँ जी सर। तो जो हमारे सूबे पहलवान जी हैं वो टीचर थे पहले भी और अभी भी टीचिंग करते हैं, और साथ में अपनी बॉडी को मेंटेन किया हुआ है। बॉडी बनाने का शौक़ कैसे लगा आपके अंदर, क्योंकि आप तो टीचर थे और टीचर का काम तो ये होता है कि बच्चों को पढ़ाया और बाकी टाइम में खुद भी पढ़े, बस इस तरह से दिनचर्या गुजरती है। लेकिन आपको इसका शौक़ किस तरह से चढ़ा? सर जब मैं लगभग 8th क्लास में पढ़ता था तो उस समय जो मेरे बड़े भाई साहब थे, खुशहाली रावत, वो फ़िलहाल BSNL में लगे हुए हैं, अच्छा। JEE के पद पर। वो प्लस में और भी थे उनके साथ, तो मुझे सुबह 4 बजे वो खड़ा करके अपने साथ ले जाते थे। अच्छा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जीवन की जो बहुत कुछ दे जाती हैं, तो उस समय वो मुझे अपने साथ ले जाते थे सुबह 4 बजे, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो। तो हमारे गांव में उस समय खेतों पे जाते थे, तो उनका एक कार्य था कि अपने साथ ले जाना, दंड बैठक कराना। यदि बाई चांस मैं इन चीज़ों से हटता था थोड़ा सा, तो उनका एक कारण था कि वो मुझे पकड़ते, पानी की जो टंकी होती है जिसमें बोर चलता है, जिसे हम कहते हैं, उसमें डाल देते थे। हाँ जी, तो उन्होंने मुझे इस तरीक़ा से पका दिया कि उस समय मैं उनको देखकर और प्रेरित हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपने जीवन में कर जाती। मैंने कि धीरे करके मैंने औरों की बॉडी देखनी स्टार्ट कर दी, उसने कैसे मेंटेन कर रखा है, कैसे नहीं कर रखा है। तो उस हिसाब से मैंने सिर्फ लाइफ में एक ही चीज़ अभी तक सीखी है कि स्वास्थ्य ही धन है। हम अपने स्वास्थ्य से ही धन कमा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति नॉर्मली उसके पास बहुत पैसा है नॉर्मली, और उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, तो जितना पैसा उसने कमाया है वो अब उसके बीमारी में लग जाएगा। और एक निर्धन व्यक्ति है और उसका स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, तो वो व्यक्ति अपने शरीर के माध्यम से पैसा कमा सकता है और अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी सर। तो मित्रों, इस बात से आपको क्या शिक्षा मिलनी चाहिए, मैं बता देता हूँ। इस बात से ये शिक्षा मिलनी चाहिए कि सूबे पहलवान जी जो हैं, उनके जो बड़े भाई थे, ये अगर मेहनत करना भी नहीं चाहते थे तो वो इनको ज़बरदस्ती मेहनत पे लगा दिया करते थे। तो इस बात से ये शिक्षा मिलती है कि आपके घर में भी कोई अगर आपका छोटा भाई है, या फिर आपके परिवार में या आपके पड़ोस में कोई मेहनत करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, या फिर आपको लग रहा है कि किसी की जो बॉडी है, किसी का शरीर है, वो थोड़ा सा सही है, अगर थोड़ी सी मेहनत कर सकता है तो उसका शरीर अच्छा बन सकता है। तो यहाँ पर आपको ये शिक्षा मिलती है कि आपको थोड़ा सा कदम उठाना चाहिए, उसको अपग्रेड करना, उत्साहित करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके समाज को, आपके गांव को और आपके परिवार को एक उभरती हुई प्रतिभा मिल सकती है, जिस तरह से सूबे पहलवान जी इनके भाई को मिल गए थे। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा सूबे जी, मेडल आपके पास लगभग कितने हैं? सर मेडल लगभग मेरे पास 40 प्लस हैं। अच्छा। हाँ जी, 40 से भी ज़्यादा है मेरे पास, प्लस में ट्रॉफियाँ भी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। अच्छा, जैसे गोल्ड मेडल वगैरह? हाँ, बच्चे जानना चाहेंगे। गोल्ड मेडल लगभग मेरे 15 से 20 के आसपास हैं। अच्छा जी। और आपके जो सिल्वर हैं वो भी लगभग 10 के आसपास हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। गोल्ड मेडल्स को भी हम देखना चाहेंगे आपके सामने। सर जी, हाँ सर, मैं अपने सारे मेडल आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये आपके मेडल हैं। आप, बहुत ही अच्छी बात है। ये हैं सर सारे। साथियों, आपके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे इन मेडल्स की खनखनाहट को सुनकर। मैं उम्मीद यही करता हूँ, ये मेडल्स ऐसे ही नहीं लिए जाते, बहुत ही इनके लिए प्रयास करना पड़ता है, बहुत ही अथक मेहनत करनी पड़ती है। सुबह जगना पड़ता है 4 बजे, ये एक नियम बनाना होता है, और पूरे दिन भर खाने पीने पर मेंटेन करना होता है, सोने जागने पर मेंटेन करना होता है, तब जाकर ये मेडलों की खनखनाहट हाथों में सुनाई देती है। तो सूबे पहलवान जी, यस सर। आप कहाँ कहाँ तक खेले हो, मतलब कौन कौन सी जगह पे आप खेलने के लिए गए हो देश में, और किस तरह से आपने थोड़ा सा बताएं, एक्सप्लेन करें। सर मैंने
हरियाणा में भी बहुत जगह खेला हूँ मैं। मिस्टर हरियाणा भी मैं बन लिया हूँ अच्छा, 2-3 बार, पावर लिफ्टिंग प्लस बॉडी बिल्डिंग में भी। अच्छा मिस्टर दिल्ली भी मैं पावर लिफ्टिंग में बन लिया हूँ। अच्छा अच्छा प्लस में नॉर्थ इंडिया पावर लिफ्टिंग प्लस में बॉडी बिल्डिंग। और जो अभी तक मेरा सबसे दिलचस्प कंपटीशन था वो था बाघा बॉर्डर पर, अच्छा अटारी पर। जैसे अटारी गांव है वहाँ बाघा बॉर्डर, वहाँ पे था। वो सबसे यादगार है मेरे लिए, क्योंकि सर उस समय मेरे टाइफाइड निकला हुआ था, प्लस में यहाँ से फिर सफ़र भी करना था। तो वहाँ से मेडल लेके आना हासी खेल नहीं था। क्योंकि मैं थोड़ा सा, आप शायद ये सोच रहे होंगे कि अपनी कहानी को थोड़ा सा क्यों बढ़ा रहे हैं। मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि कोई किसी को किसी तरीक़े से प्रेरणा दे सकता है। मैं बताना चाहूँगा कि मैं टैगोर पब्लिक स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो उसमें जो मैं अपनी क्लास को अटेंड करता था, मैं बीमार था, तो वो बच्चों से मैं कह रहा था कि बेटा मेरा ऐसा ऐसे कंपटीशन है बाघा बॉर्डर पर, तो शायद मुझ पर नहीं जाएगा। लगभग मैं डेढ़ महीने बीमार था उस समय। तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही चीज़ कही थी कि सर मेडल आपके हाथ में है। मैंने कहा बेटा ऐसे कैसे कह सकते हो कि मेडल आपके हाथ में है। उन्होंने कि सर हमें आपके ऊपर विश्वास है, चाहे आप कुछ भी कीजिए, हमें आपके ऊपर विश्वास है। बेटा कैसे विश्वास है? कि जितनी मेहनत बल आप करते हो वो हमको दिखाई देती है, आपको दिखाई नहीं देती। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे दूसरा है, दूसरे को दूसरा ही पहचान सकता है, अपनी क्वालिटी अपने पर नहीं पहचानती है। तो इसी कारण उन बच्चों ने मुझे प्रोत्साहन किया और मैं वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आया पावर लिफ्टिंग में। प्लस में स्ट्रॉन्ग मैन भी बन के आया था। अच्छा जी। हाँ जी, पंजाब के अंदर है, ये आप शायद पता होगा, बाघा बॉर्डर है, वहाँ से मैं ये लेके आया था सर। अच्छा जी। हाँ जी सर। तो बहुत ही संघर्षपूर्ण रही है सूबे पहलवान जी की कहानी। अगला प्रश्न मैं आपसे ये और करना चाहता हूँ कि तो क्या अभी तक वर्ल्ड लेवल पर सिलेक्शन नहीं हुआ आपका? जब आप इतने बड़े प्लेयर बन चुके हो, सारी चीज़ें आपने की हैं, तो क्या वर्ल्ड लेवल पर पहुँच पाए या नहीं पहुँच पाए, इसके बारे में? हाँ जी सर, मेरा वर्ल्ड के लिए सिलेक्शन हो गया है NSF फेडरेशन के द्वारा। अच्छा। और यूक्रेन के लिए हुआ है। यूक्रेन। हाँ, यूक्रेन खेलने के लिए जाना है मुझे 2021 में। जी सर। बहुत ही अच्छी बात है। तो वर्ल्ड के लिए सिलेक्शन भी हो चुका है। कौन से खेल में हुआ है सर, ये और बताइए। सर पावर लिफ्टिंग में। पावर लिफ्टिंग। हाँ जी सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और हम उम्मीद करेंगे कि आप अच्छी तरह से पहुँचें और अपना प्रयास करते रहें और जनता को, अपने समाज को एक नई राह दिखाएं और अपने गांव को, अपने क्षेत्र को पूरे संसार में नामी गिरामी बनाएं। हम यही उम्मीद करते हैं आपसे। चलो ये बात तो आपकी सही है, लेकिन हमारे जो पलवल डिस्ट्रिक्ट है इसको शायद पल्ली तरफ कोई नहीं जानता है। जो मेरी अपनी मैंने देखा है चारों तरफ होता है ये तो। लेकिन अटारी बॉर्डर पर हाँ, मैंने ये पता, मतलब कि सभी को ये पता पड़ गया था कि आप क्या, मतलब भारत के अंदर हरियाणा है, प्लस उसके अंदर पलवल है, और प्लस में हथीन क्षेत्र भी है उसके अंदर। अच्छा। कि और मतलब कि जो हमारा क्षेत्र मेवाती क्षेत्र नॉर्मली हम उसे बोलते हैं, तो उसमें ये पता पड़ गया था कि हाँ कोई बंदा आया है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैन बनना कोई हांसी खेल नहीं है, हर कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग मैन। तो स्ट्रॉन्ग मैन उन्होंने ट्रॉफियाँ भी दी थी, प्लस में पैसे भी दिए थे, प्लस में जैसे पंजाब का होता है कि तलवार देना वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें उन्होंने दी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि बहुत ही प्रयास करना पड़ता है, हाँ जी सर। तब जाकर इस मुकाम पर पहुंचा जाता है। मैं आपसे भी कुछ प्रश्न करना चाहूँगा। आपको इनका स्वभाव कैसा लगता है? सर बहुत अच्छे स्वभाव के हैं और पूरा जितना भी हो सके प्रोत्साहित करते रहते हैं, जिससे कि और बच्चे निकल के आएँ और क्षेत्र का भी नाम कमाएं। और फिर गुरुजी हैं, हम चाहते हैं कि हम भी फिर गुरुजी का नाम ऊंचा करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नए बच्चे जैसे कि जिम करते होंगे साथ में और मेहनत भी करते होंगे, तो जो नए बच्चे आते होंगे उनको डर लगता हो गुरुजी से, ऐसा कुछ? हाँ, शुरुआत में तो कहते हैं सर इनसे नहीं, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये इतने लेवल पे पहुंच चुके हैं। अच्छा। फिर बॉडी को देख के ऐसे भी डर लगता है, हाँ कुछ अजीब सा ना कह दें या कुछ कर ना दें, वो डर लगा रहता है। हाँ, मतलब बच्चे को बढ़ाने के लिए कहा जाता है, इतना तो कहते हैं। मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर कोई और भी बच्चा है या फिर गुरुजी के पास जाना चाहता है, इनसे कोई टिप्स लेना चाहता है, या इनके पास शायद हेल्थ क्लब है सर, उनमें जाकर इनके संदिग्ध में, इनके अंडर में अगर कोई मेहनत करना चाहता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये प्रश्न कर रहा हूँ कि कहीं गुरुजी कहीं मारते पीटते तो नहीं है या फिर कोई दिक्कत तो नहीं है। और दूसरी बात और ये बताइए आप कि गुरुजी का जो सहयोग होता है आपको जब वेट वगैरह करते हो हेल्थ क्लब के अंदर, तो वो किन किन मायनों तक सही रहता है और किन किन मायनों तक आप मतलब उससे प्रोत्साहित होते हो?
पूरा लिमिट के अंदर पूरा वर्कआउट कराते हैं और वहाँ पे जो भी अगर एक्स्ट्रा वेट उठवाते हैं तो वहाँ पे खड़े रहते हैं, कोई इंजरी वगैरह नहीं हो जाए, पूरा सिक्योरिटी के तौर पे वो वहाँ पे खड़े रहते हैं। बहुत ही अच्छी बात जी, है। बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं सूबे पहलवान जी, अपने लिए तो कर ही रहे हैं, साथ में अपने जो नौजवान भाई हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं या जुड़ते हैं उनके लिए भी पूर्ण रूप से तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं और उनको आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी भाई या जो भी बच्चा या जो भी नौजवान भाई सूबे पहलवान जी से मिलना चाहते हैं तो नांगल जाट में इनका जिम है, वहाँ पर जाकर इनसे कोई टिप्स लेना चाहते हैं टिप्स ले सकते हैं, या फिर इनके अंडर में आप रहकर मेहनत करना चाहते हैं तो मेहनत भी आप कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये, बिल्कुल कोई के लिए कोई भी चार्ज नहीं होगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो साथियों अब थोड़ा सा गोल्ड मेडल देख लेते हैं कि सूबे पहलवान जी पर गोल्ड मेडल कितने हैं और क्या क्या हैं। सूबे पहलवान जी सर जी ये सारे आपके मेडल हैं, देख लीजिए आप, लगभग कुछ मैंने गले में भी डाल रखे हैं, ये हैं सारे आपके। बहुत ही अच्छी बात है, रख दीजिए उधर रख दीजिए। ये स्ट्रॉन्ग मैन का है जी। अच्छा जी, हाँ जी सर, सबसे फेवरेट ये है मेडल स्ट्रॉन्ग मैन का। हाँ जी। बहुत ही अच्छी बात है। तो सारे गोल्ड मेडल आपने देखे और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, क्योंकि इनको पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है इंसान को, तभी जाकर ये इकट्ठा हो पाते हैं, तभी जाकर कोई इनको प्राप्त कर पाता है। अब सूबे पहलवान जी अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा, तो क्या वर्ल्ड लेवल पर खेलने के लिए आपको तैयारी कुछ अलग ढंग से करनी पड़ी होगी या फिर कर रहे होंगे? हाँ जी सर, जैसे ही मुझे पता पड़ा कि मेरा वर्ल्ड के लिए सिलेक्शन हो गया, उससे पहले ट्रायल हुई थी वर्ल्ड के लिए, जैसे ही मुझे पता पड़ा कि मेरा वर्ल्ड के लिए सिलेक्शन हो गया तो तैयारी उसी दिन से मैंने अपनी कम से कम 2 से 3 गुनी बढ़ा दी है। अच्छा जी। हाँ जी सर। तो मतलब ज़्यादा ही अलग से तैयारी करनी पड़ती है? हाँ जी, बहुत उसके लिए अलग से ही करनी पड़ती है कि नॉर्मली जैसे आपने अभी कुछ टाइम पहले कहा था कि 4 बजे जगना पड़ता है स्पोर्ट्समैन प्लस, लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सुबह ही कहूँगा उसको तो नॉर्मली 1 बजे जगता हूँ। सही बात है। उसके बाद 2 बजे तक नहा धो के प्लस में नेम टेम करके जिसे कहते हैं कि हम अपना जोतवाती करके तब मैं अपने वर्कआउट के लिए जाता हूँ और लगभग मैं 7-8 बजे तक वर्कआउट करता हूँ। लगभग 2 बजे से लगभग 7-8 बजे तक वर्कआउट मैं करता हूँ सुबह के टाइम। पहले ऐसा नहीं था, पहले 4 बजे जाता था, 6-7 बजे तक करके आ जाता था। तो फिर पहलवान जी सोते कब हो आप रात को फिर? सर सोने के लगभग मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने अभी बताया था कि सुबह मैं ऐसे जाता हूँ तो शाम को भी मैं लगभग अपनी जिम में 4 बजे पहुँच जाता हूँ और जिम से कम मैं 9 बजे निकलता हूँ। 9 साढ़े 9 भी हो जाते हैं, यदि ज़्यादा ही वो होता है तो 10 भी बज जाते हैं मुझे। घर आके लगभग मुझे 11 साढ़े 11 अपने डाइट जो होती है जो ली जाती है वर्कआउट के बाद उसे लेना पड़ता है। लगभग मुझे 12 नॉर्मली बज ही जाते हैं। लास्ट ये है कि नॉर्मली मैं रेस्ट जो करता हूँ 45 मिनट में मुझे रेस्ट मिलता है ओनली, बस। अच्छा जी। वर्ल्ड के लिए, क्योंकि इधर ये नहीं है कि हाँ वर्ल्ड के लिए मेरी नाक इज्जत या रखी हुई है, वर्ल्ड का मतलब है कि इंडिया की नाक। अच्छा। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हाँ इंडिया कोई है और वहाँ से भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि वहाँ से मैं जीत के आऊँगा और गोल्ड ही लेके आऊँगा। गोल्ड ही लेके आओ, मैंने ये धार रखा है। बहुत ही अच्छी बात है। सूबे जी की बातों को सुनकर सीना चौड़ा होता है और इतना मतलब एक इतना जज्बा है आगे बढ़ने का और अपने भारत देश को दुनिया में नामी गिरामी बनाने का। तो ये जज्बा मैं चाहता हूँ पूरे देश के बच्चे के अंदर होना चाहिए, हर एक नौजवान के अंदर होना चाहिए, तभी जाकर हम किसी न किसी मुकाम पर पहुँच सकते हैं। तो सूबे पहलवान जी आपने तो फिर जैसे अलग मेहनत कर रहे हो आप, तो उसके लिए शायद आपको कुछ ना कुछ नए सामान की ज़रूरत भी पड़ी होगी, इंस्ट्रूमेंट वगैरह की, तो क्या क्या ज़रूरत पड़ी है आपको? सर उसमें थोड़े से जैसे मैंने एक्स्ट्रा अपना वर्कआउट बढ़ाया है, उसमें थोड़े से वेट की भी प्रॉब्लम होती है और दूसरा जैसे हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम की भी उसमें ज़रूरत होती है, तो वो सारी चीज़ें उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो हाँ चैलेंज वेट की मेरी प्रॉब्लम है, वो देखते हैं सॉल्व होती है या नहीं होती है। अच्छा। हाँ जी सर। तो चैलेंज वेट की ज़रूरत पड़ती है आपको अलग से प्रैक्टिस करने। हाँ जी सर। तो आप थोड़ा सा बच्चों को ये भी बताएं कि चैलेंज वेट में क्या फ़र्क है और ये जो हेल्थ क्लब का जो वेट होता है इसमें क्या फ़र्क है?
सर ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है बिल्कुल सही पूछा है कि एक वेट दो तरीके के होते हैं। एक तो वेट वो होता है जो हमारे जिम के अंदर रखा होता है, हाँ बिल्कुल, ठीक है जी। दूसरा वेट वो होता है जैसे मैंने अभी बताया था चैलेंज वाला वेट। जितने भी आप कंपटीशन खेलोगे वो आप चैलेंज के वेट से ही खेलोगे। अच्छा। हमारा जो जिम का वेट होता है नॉर्मली कह सकते हैं रबड़ का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, अच्छा, अलग अलग तरीका का होता है। हो सकते हैं। हमारे चैलेंज जैसे मैं बताता हूँ कि हमारी एक रॉड होती है जिसे हम चैलेंज रॉड बोलते हैं, जो हमारे कंपटीशनों में होती है, उसमें लगभग आपको 20 से 25 किलो के बीच वजन पाता है, अच्छा, केजी। लेकिन जो जिम की रॉड होती हैं उसके अंदर नॉर्मली आपको लास्ट 14, 15, 16 किलो वजन होता है। अच्छा अच्छा, हाँ जी सर। तो उसमें क्या है कि यदि हम अपने जिम के अनुसार तैयारी करते हैं तो आप लगा लीजिए नॉर्मली आपका वेट वहाँ पे क्या है, वहाँ 25 है, वहाँ आपका 16 है। आपको पता नहीं पड़ेगा कि आप कितनी स्ट्रेंथ लेके चल रहे हो, कितना आपको वजन उठाना है। सही बात, ठीक है। दूसरा उनकी प्लेटों में भी फ़र्क होता है। अच्छा जी, हमारी जैसे हम जिमों में प्लेटें होती हैं, जैसे हमने कह दिया हाँ ये 25 की प्लेट है, उसमें 25 नहीं होता, उसमें लास्ट 22 किलो होता है, 22 किलो होता है। 22 केजी होता है। लेकिन जो चैलेंज का वेट है उसमें यदि ये कह दें कि 25 है तो 25 है। अच्छा, हाँ जी सर, ये होता है, ये फिक्स होता है उसमें, हाँ जी फिक्स होता है। और जो इसके अंदर रॉड होती है, जो हेल्थ क्लब की रॉड होती है, हाँ जी। वो उसमें और उसमें क्या फ़र्क होता है? सर आपने बहुत ही जो मेरे दिल का क्वेश्चन है आपने ये पूछ ही लिया है। आप ना पूछते तो भी शायद मैं इसके बारे में बताता आपको, क्योंकि बहुत से भाइयों ने मेरी वीडियो देखी होगी जिम करते हुए। जब मैं अपने शोल्डर के ऊपर जब मैं स्क्वाट लेता हूँ, यदि मैं स्क्वाट लेता हूँ तो लगभग मैं 300 केजी के आसपास स्क्वाट लेता हूँ। बिल्कुल। तो यदि मैं जिम में उसको करता हूँ तो क्या होता है कि वो रॉड मुड़ जाती है। अच्छा जी, हाँ जी सर। मुड़ने के कारण क्या होता है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो प्लस में जो हमारे पैर होते हैं, यदि बाई चांस काएं बिसाएं हो जाती है, जैसे कि देहाती में कहने की बात है, तो वो हमारी रीढ़ की हड्डी प्लस हमको बिल्कुल ख़त्म कर देती है। अच्छा, हाँ जी, ये होती है। और वो रॉड टूट भी सकती है। टूट भी सकती है वो। सर आप बताइए कि एक रॉड 300 केजी एक बंदा उठा रहा है और लगभग 320, 330 आगे मुझे लगभग मेरा जो अपना टारगेट है 350, 450 के आसपास जो मैं अपने टारगेट लेके चल रहा हूँ वर्ल्ड के लिए, तो उसमें ये है। और जो हमारी चैलेंज वाली वेट होती है, चैलेंज वाली जो रॉड होती है, उसमें ये है कि वो मुड़ती नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा, लास्ट वो मामूली सा फर्क पड़ता है और वो टूट नहीं सकती, टूट भी नहीं सकती। नहीं सकती। बहुत ही अच्छा। ये है उसमें। ये फ़र्क होता है उसके हाँ जी, चैलेंज वाले रोड में शरीर की सेफ्टी प्लस में साइड वालों की सेफ्टी, क्योंकि जो साइड वाले होते हैं हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं, उनकी सेफ्टी होती है। सही बात। लेकिन जो जिम में रोड होती है उसका आप कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। सही बात। आप ये समझ लीजिए कि आप लकड़ी जो लकड़ी होती है ना, हाँ। उससे कर रहे हैं, ये समझ लो बस। हाँ, मतलब कभी भी धोखा कभी भी धोखा दे सकती है। हाँ जी, सही बात। हो लिया मेरे साथ, हो लिया है। हो लिया है। हादसा एक बार मैं मीटरोल जिम करता था, उसमें मेरे साथ हो लिया है। उसमें एक रॉड थी तो मैंने उसमें लगभग 270 केजी के आसपास लगा रखा था, तो वो रॉड पूरी मुड़ के ऐसे आ गई। अच्छा अच्छा, उस रोड पे मैंने विश्वास कैसे किया था कि जो जिम वाला लेके आया था उस रोड को, तो उन्होंने ये कहा था कि इस रोड को यदि कोई मोड़ दे तो इस रोड को वापस दे जाना। तो उसने किसी भी इस पे ही कहा था। तो मैंने देखते हैं रोड कैसी आई है, तो मैंने उसमें अपनी लगा दिया। जैसे मैंने लगाया तो वो पूरी रोड ऐसे हो गई, मुड़ गई। तो बस ये है कि उस समय मेरी इंजरी हो गई थी, लगभग मैं 1 महीने 2 महीने बेड रेस्ट किया था उसमें। तो तब से थोड़ा सा उससे डर सा लगता है। पूरा खतरे का काम होता है, पूरा रिस्क होता है। हाँ जी सर। तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये जो हेल्थ क्लब की रॉड्स होती हैं इनमें और जो वो दूसरी क्या नाम चैलेंज जो वेट रॉड होती है उसमें बहुत फ़र्क होता है। ओलंपिक रॉड भी बोलते हैं, ओलंपिक रॉड भी उसको हम बोलते हैं। हाँ सर। तो पहलवान जी, हाँ जी सर। अब थोड़ा सा मुझे ये बताइए, लॉकडाउन में आपको किस दिक्कत का सामना करना पड़ा, या करना पड़ा भी या नहीं भी करना पड़ा? सर लॉकडाउन में मुझे ही नहीं सभी स्पोर्ट्समैनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सबसे ज़्यादा उसमें ये है कि जिन तो आपको पता ही होगा क्लोज थी, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन वो चीज़ होती है कि कहीं से भी कोई चीज़ निकाल के अपने पास रख सकता है। सही बात है। तो जैसे मैं चेस्ट के लेता हूँ, नॉर्मली थाई की लेता हूँ, तो वो चीज़ें मैंने अपनी फिर घर पे ही उस चीज़ को आगे बढ़ाया। अच्छा, जैसे मुझे पता है कि हाँ मैं नॉर्मली अपने जिम में इतना वेट करता हूँ, उसके इतने रैप निकालता हूँ, तो आपको विश्वास नहीं होगा सर। शायद जो वीडियो दर्शक भी देखेंगे उनको विश्वास नहीं होगा कि मैंने फिर ये ध्यान लिया था कि हाँ बेंच मेरे नॉर्मली जितनी है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शरीर की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया जाए।
पावर बढ़ाई जाए। सही। तो उसके लिए मैंने अपने ही घर में लगभग आप सोच लेना, बताता हूँ मैं आपको, लगभग 6, 7, 8, 9, 10 हज़ार तक पुशअप्स पहुँचा दिए थे मैंने घर ही घर में। घर ही घर में। ऐसे ही मैंने अपनी थाई की एक्सरसाइज की थी, जैसे हम स्क्वाट के तौर पर बोलते हैं, उसमें नॉर्मली मैंने 15 से 20 हज़ार के आसपास अपने थाई की एक्सरसाइज या डंडे जैसे हम बोलते हैं नॉर्मली, वो पहुंचा दिए थे। अच्छा। तो उससे थोड़ी सी मुझे स्ट्रेंथ मिलती रही है। अब देखते हैं कि जैसे कह रहे हैं कि जिम ओपन होंगी तो स्ट्रेंथ को देखते हैं कि कितना उसने अप किया है या उसने डाउन किया है। हाँ जी बहुत सर। अच्छी बात है, यानी कि बहुत ही प्रयास आपको करना पड़ा लॉकडाउन के उसमें। हाँ जी सर। तो बहुत ही अच्छी बात है। सुबह पहलवान जी, अब अगला प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहूँगा। सुनने में आया था कि आपने प्रैक्टिस के लिए चैलेंज के वेट की डिमांड की थी, उसका क्या हुआ और आपने किस किस के सामने यह फरियाद रखी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे चैलेंज के वेट के बारे में पहले मैंने अपनी एक वीडियो अपनी फेसबुक पे भी डाली थी। तो उसमें मैंने चैलेंज के वेट की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। यदि मैं इंडिया लेवल पे खेलता तो किसी जहाँ भी था पहले, जैसे एचडी कॉलेज में चैलेंज का वेट पड़ा हुआ है, यहाँ से लगभग मेरे गांव से कम 40 किलोमीटर पड़ता है पलवल। हाँ जी। तो लॉकडाउन है तो उसमें से ना जाना नहीं आना, तो चैलेंज के वेट की मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैं इनकी घर पे ही उसको रख लूँगा और मेरी प्रैक्टिस उसके अनुसार चलती रहेगी। तो मैंने इसको, यदि वो कम पैसे में आता, मैं आपको सीधा बता देता हूँ, यदि वो 30 या 40 हज़ार रुपये का आता तो नॉर्मल में इधर उधर से मांग के उसको कर लेता या अपने पास से जैसे अवेलेबल करा लेता। लेकिन मेरी जो स्ट्रेंथ है उससे अलग थे वो। तो मैंने इसको लेकर मैं अपने गांव के सरपंच के पास भी गया था, सरपंच का लड़का है उसके पास गया था, मैंने उससे भी कहा था कि मेरी प्रॉब्लम ये है। तो चेयरमैन से भी कहा था मैंने और वाइस चेयरमैन से भी मैंने ये कहा था। तो खाली ये है कि हाँ, उन्होंने ये कहा था कि हाँ हम आपका चैलेंज का वेट अवेलेबल करा देंगे। उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से आश्वासन दिया है। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि उनकी वजह से किसी कारणवश टाइम लग रहा हो, लेकिन ये विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि लगभग वो अवेलेबल करा देंगे। हाँ जी सर। और मैं प्रवीण डागर जी के पास भी गया था, लगभग मैं अपने गांव से संघ के साथी तो उनके साथ गया था, लगभग 25 से 30 लड़के गए थे। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है मुझे। हाँ जी सर। हम जो हमारे हतीन हलके के विधायक हैं डागर जी, उनके पास हम गए थे, लगभग गांव से 20-25 बच्चे गए थे। तो उनसे हमने कहा था सर ऐसे है कि हमारा सिलेक्शन हो गया है उसमें वर्ल्ड के लिए, तो आप हमको लॉकडाउन चल रहा है तो चैलेंज वाला वेट प्रोवाइड कराइए। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट देखे थे, जितने भी सर्टिफिकेट थे मैंने उनको दिखा दिए थे कि ये इस लेवल पे मैं खेला हूँ। दूसरा उन्होंने मेरे मेडल भी देखे थे, तो मैंने उनको मेडल भी अपने सारे जो थे वो दिखा दिए थे। तो दूसरी चीज़ मैं जैसे मैंने उनको चैलेंज के वेट के लिए कहा था, उन्होंने मुझे आश्वासन दे दिया था कि हाँ आपका चैलेंज वाला वेट हम अवेलेबल करा देंगे। हाँ जी, वहाँ से फुल आश्वासन मिला है हमको। हाँ जी सर। आपके पास टाइम कितना है अभी वर्ल्ड लेवल पर खेलने के लिए, जहाँ पे सिलेक्शन हुआ है आपका? सर उसकी अभी फिक्स डेट तो आई नहीं है कि हाँ आपको ये करना, लेकिन ये पक्का है कि 2021 में है। 21 में ही है? हाँ 2021 में है, बहुत ही नज़दीक है। लेकिन यदि आप कहीं अपनी फ़ाइट करने के लिए कहीं जा रहे हो तो उसके लिए आपको समय ये नहीं देखना पड़ता कि आपके पास कितना समय, आपको ये देखना पड़ता है कि आपको दूसरों को किस प्रकार से हराना है। मैंने आपको पहले जैसे ही आपका क्वेश्चन पूछा उसमें मैंने आपको तुरंत कहा था कि मैं सुबह 1 बजे से नॉर्मली 1 बजे में खड़ा होता हूँ और नॉर्मली 7-8 बजे तक मैं जिम में रहता हूँ। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि मैं कितना वर्कआउट कर रहा हूँ। तो खाली मेरा ये है कि ऐसे ही मैं वर्कआउट करता रहूँगा। मुझे ये नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश है। और ये जो शरीर है, किसी ने सच कहा है कि मनुष्य के शरीर को कुत्ता भी नहीं खाते। सही बात है। तो ये एक दिन मिट्टी का है, तो इस शरीर से जितना काम लिया जाए मैं इतना काम लेना चाहता हूँ इससे। मैं अपने शरीर को नहीं देखता कि क्या होना है क्या नहीं होना है, खाली मुझे एक चीज़ है कि मुझे भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आना है, चाहे कोई वेट अवेलेबल कराए या ना कराए, बस। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया विचार है पहलवान जी। लेकिन मतलब 2021 की आप बता रहे हो? हाँ जी सर। अभी। हाँ जी। और अब
20 चला हुआ 20 है, निकल तो गया मतलब और ये भी निकल गया आधा सा। मतलब अभी तक आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेहनत करने के लिए। नहीं, बिल्कुल ये नहीं है। तो गड़बड़ बात है जी। सर मैं कैसे आप कौन से जो आपके पंच सरपंच हैं, नेता हैं, जो आपके इलाके के जो आपका नेतृत्व करते हैं, क्योंकि नेताओं को और पंच सरपंचों को इसीलिए बनाया जाता है कि वो जनता का नेतृत्व करें और जनता को एक सही दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अगर वो अपना प्रयास पूर्ण रूप से नहीं करते हैं तो यहाँ पे उनकी खुद की गलती होती है और जनता को फिर उनको सेलेक्ट करने का फ़ायदा ही क्या होता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने पंच सरपंचों से और जो आपके विधायक हैं जो आप अभी जिक्र कर रहे थे उनसे थोड़ा और प्रयास करिए, कहिए। हाँ सर, मैंने अपने सरपंचों के टच में मैं रहता हूँ। विधायक जी के सुबह मैंने किसी के थ्रू बात करवाई थी तो उन्होंने 2-3 दिन के लिए बोल दिया है कि जैसे हमारे पास स्पोर्ट्स का फंड आएगा या बजट कोई आएगा तो हम आपको 2 या 3 दिन में वेट अवेलेबल करा देंगे। हाँ जी, उन्होंने बोल तो दिया है, लेकिन देखते हैं अच्छा, क्या होता है। सही बात है। हाँ जी सर। तो साथियों, मैं आपसे एक यही गुजारिश करना चाहता हूँ, पंच सरपंचों से भी कहना चाहता हूँ। ये नहीं है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर किसी एक गांव के पंच सरपंचों से कह रहा हूँ, मैं सभी पंच सरपंचों से, सभी नेताओं से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र से अगर कोई प्रतिभा उभरती है और आपके क्षेत्र को और आपके गाँव को पूरे संसार के सामने प्रेजेंट करना चाहती है तो आपको उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि ये तो आपके सौभाग्य की बात है कि आपके घर में, आपके गांव में, आपके पड़ोस में और आपके क्षेत्र में कोई हीरा पैदा हुआ है। बहुत सारे लोग तो तरसते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में कोई ऐसा हीरा पैदा नहीं हुआ जो हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर सके, हमारे गांव का नाम रोशन कर सके, और वो भी विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर। तो मैं यहाँ पे आपसे गुजारिश यही करना चाहूँगा कि आप अपने गांव में पहले रिसर्च कीजिए, ढूंढिए कि कोई ऐसी प्रतिभा आपके गांव में आपको मिलती है तो उस प्रतिभा को दुनिया के सामने ले जाने का आपका सौभाग्य बने। ये सौभाग्य की ही बात है कि आप अपने गांव की और अपने क्षेत्र की प्रतिभा को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सको। और दूसरे मायनों में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको प्रतिभा नज़र आ रही है आपके क्षेत्र और गांव में और फिर भी आप उस प्रतिभा को दुनिया के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे साथियों आप गलत हो। आप जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए हो। अगर आप अपने गांव की, अपने क्षेत्र की प्रतिभा को वर्ल्ड लेवल पर नहीं ले जा सकते हो तो यहाँ पे कमी आपके काम में है, आपके नेतृत्व में कमी है। तो मैं यहाँ पे आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर पंच सरपंच या किसी एक कोई विधायक या फिर किसी एक नेता को टारगेट यहाँ पे करके नहीं चल रहा हूँ। आपको थोड़ा सा आपको समझना है, अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने ले जाना है। इससे आपका भी फ़ायदा है, क्योंकि जब वो प्रतिभा दूसरे देश में जाकर नाम रोशन करेगी तो लोग यही कहेंगे कि फलाना सरपंच, फलाना पंच, फलाने विधायक ने, फलाने नेता ने इस प्रतिभा को निकाल कर दुनिया के सामने रखा था, तो इसका मतलब ये नेता 100 लाखों में, हज़ारों में एक है। तो यहाँ पे आपका ही बेनिफिट है, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर इंसान का बेनिफिट नहीं होता है। तो मैं समझूंगा कि मेरी गुजारिश को आप स्वीकार करें और इस गुजारिश के ऊपर आप थोड़ा सा काम करें, वर्क करें और अपने गांव की, अपने क्षेत्र की प्रतिभा को पूरे संसार के सामने ले जाने का एक माध्यम बने, उनको सबके सामने प्रस्तुत करने का माध्यम बने। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा पहलवान जी, क्या आपको किसी तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा इस सफ़र में? सर मुझे अभी तक जैसे देखने में आया है कि नॉर्मली मेरे साथ अभी तक कोई भेदभाव नहीं हुआ है, कि जो मेरे टच में हैं चाहे अनटच हैं सभी ने मुझे सपोर्ट किया है, चाहे मेरे गांव वाले हों, चाहे मेरी फैमिली हो, चाहे गांव के चारों तरफ कोई भी हो, सभी ने मुझे अच्छी तरीके से सपोर्ट किया है। हर कदम पर मेरा उन्होंने साथ दिया। यदि कहीं मैं पैर मेरे लड़खड़ाते हैं तो उन्होंने वहाँ भी मुझे संभालने का काम किया है। इसमें मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है कि सभी ने मेरा बहुत बहुत अच्छा साथ दिया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें सबसे ज़्यादा जो हाथ है मुझे थोड़ा सा और ऊपर लेवल पर ले जाने के लिए, सबसे पहले मेरे गुरुजी का है, तो दूसरे नंबर पे जो आता है वो मेरी वाइफ का है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कुछ होती हैं घर से रिलेटिव होती हैं, क्योंकि गुरुजी हैं वो एक्सरसाइज कराते हैं और घर वाले जो जैसे हम वाइफ कहते हैं वो खाना बना के या डाइट प्लान है जो भी है वो मुझे देती है। तो उनका सबसे ज़्यादा मेन रोल दोनों का है। यानी कि सभी ने सपोर्ट किया है आपको, कोई ऐसी परेशानी आपको नहीं हुई है ज़्यादातर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यही फ़र्ज़ बनता है एक समृद्ध समाज का, एक सही समाज का, कि अपने जो भी उभरना चाहता है, जो भी बच्चा आपका निकलना चाहता है, उसको सपोर्ट करें, उसको आगे ले जाएं और अपना फ़र्ज़ निभाएं। तो मैं कुछ प्रश्न आपके साथियों से भी पूछना चाहूँगा। तो
तो क्या आपके मन में नहीं लगता कि आप भी वर्ल्ड लेवल पर खेलो? मैं ही नहीं, मेरे साथ जितने भी हैं, हिंदी अपनी भाषा में बताऊं, सब ऐसे लगे कि हाँ गुरुजी के बराबर हम भी पहुँचे। बहुत बढ़िया बात है। यानी कि बहुत सारे लोग गुरुजी के पीछे। हाँ, जितने भी बालक ने या संकेत ने, जितने ने भी गुरुजी देखे हैं, तो लगे कि हाँ गुरुजी तक पहुँचे, गुरुजी जैसा शरीर बना में, और जितने मेडल गुरुजी लेकर आए इतने लेकर की कोशिश करें। बहुत ही बढ़िया बात है। यानी कि जो नौजवान भाई हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि गुरुजी के जैसा बना जाए और आगे बढ़ा जाए, अपने गांव का नाम, अपने देश का नाम रोशन किया जाए। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा सूबे पहलवान जी, नए बच्चों को बताएं कि बॉडी को आपके जैसा कैसे बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे और वो आपकी बॉडी को देखकर ये सोच रहे होंगे कि किस तरह से हम भी सूबे पहलवान जी के जैसी बॉडी बनाएं। बताएं आप। जैसा कि सर मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपसे कहा था कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए सबसे ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। सही। तो हम निकलते हैं रास्ते में से तो बहुत से लोग कहते हैं हाँ अच्छी बॉडी है, अच्छी मेंटेन कर रखी है। नॉर्मली मेरी एज 34 के आसपास है मेरी एज। तो उस बॉडी को बनाने के लिए बच्चों से मैं एक चीज़ ही कहना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क की आवश्यकता है। दूसरे के बहका में नाम है कि ये खा लो, ये कर लो, वो कर लो। सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि मुझे ऐसा करना है। यदि बच्चा इस बात को ठान लेता है कि हाँ मुझे, जैसे कि मैं अपना नाम ही लूँ या इतना वो नहीं है कि सुबह सर जैसी मुझे बॉडी बनानी है, तो मैं उनको एक ही राय देना चाहूँगा, सबसे पहले कि अपने वर्कआउट पर फोकस कीजिए। टाइम के अकॉर्डिंग आपको कब जगना है, कब आपको जिम जाना है और कितने टाइम आपको वर्कआउट करना है। मन में सिर्फ ये चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं है कि हाँ मेरा घर ये काम बिगड़ रहा है, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा। यदि आपको करना है तो सिर्फ इसी पर फोकस कीजिए, मुझसे ऐसी बॉडी बनानी है, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 लगे, 4 लगे, लेकिन यदि आप परिश्रम निरंतर करते रहोगे तो आपको 100% मेरी बॉडी, चलो जैसी भी आपको लगती है, मुझे तो नहीं लगती अपनी, सीधी बात ये है, क्योंकि मैं तो अभी और ज़्यादा चाहता हूँ। तो जैसे कहा जाता है कि मैं ये चाहता हूँ कि नौजवान कि मुझसे भी अच्छी बॉडी बना के दिखाएं, प्लस में जो भी वेट है वो मुझसे ज़्यादा उठा के दिखाएं। जैसे कहते हैं ना कि एक दोहा सा है हमारा कि वो रस्सी वाला जो होता है, उसको काट देता है, रस्सी को काट दे, मतलब कि पत्थर को रस्सी भी काट देती है मेहनत से। करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। एक रस्सी की औकात क्या है? कुछ नहीं है, इतना बड़ा पत्थर, और उसको रस्सी डेली टू डेली उसके ऊपर चलती है और एक दिन उस पत्थर को बीच में से काट देती है। तो मेरा कहने का सभी दर्शकों से या जो मेरे फैन या जो भी है उन सभी से यही कहना चाहूँगा कि वो अपना परिश्रम करते रहें। परिश्रम कभी भी बेकार नहीं जाती। और आप तो मेरी जैसी बॉडी की बात करें, शायद हो सकता है मुझसे दुगनी बॉडी आपको परिश्रम के माध्यम से मिल जाएगी। हाँ, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और आप सभी को समझ भी आई होगी, बात बिल्कुल क्लियर किया है। अब थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ बच्चों ने पूछा है कि सूबे पहलवान जी का डाइट प्लान क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा उन्हें पता लगना चाहिए। सर ऐसा है कि नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी बॉडी बिल्डर प्लस में पावर लिफ्टर अपनी डाइट किसी को नहीं बताता। बिल्कुल सही बात है। कोई पूरी नहीं बताएगा, हाँ बताएगा, लेकिन उसमें से कम 1-2 मीनू अपने पास एक्स्ट्रा रख लेता है, उसको नहीं बताएगा। मतलब एक दाव अपने पास रहता है, ये तो सभी को पता है कि सारी चीज़ें नहीं बताई जाती। तो मैं उस डाइट प्लान में आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली हम खाने के बारे में सोचते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो आप घर की चीज़ें जैसे दाल है, नॉर्मली हरी सब्जियां हैं, इन चीज़ों को खाते रहिए। मेरे जो डाइट प्लान है मैं उसको डिटेल टू बताता हूँ कि जब मैं सुबह जगता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं नहा धो के नेम टेम करता हूँ, तो उसके बाद सबसे पहले मैं उबली हुई दाल लेता हूँ। अच्छा। हाँ जी, जो हमारी मूंग की दाल होती है उबली, उसको लेता हूँ मैं, उसको उबाल के उसके पानी को बाहर निकाल कर उस दाल को खाता हूँ। अच्छा। उस दाल को खाने के बाद शरीर में एनर्जी है, तो उसके बाद मैं जिम आ जाता हूँ। जिम में वर्कआउट करने के बाद मैं घर जाता हूँ। घर जाने के बाद नॉर्मली कहते हैं कि ओट्स जानते होंगे, दलिया है, ओट्स है, दूध है, आप खींच के पीजिए। मैं खूब खींच के पीता हूँ। बहुत से ये कहते हैं कि घी खाने से बॉडी नहीं बनती, घी खाने से सबसे ज़्यादा बॉडी बनती है। सही बात। मेरी अपनी डिटेल देहाती डाइट। सही बात। तो उसके बाद मैं ऐसे करता रहता हूँ। उसके फिर नॉर्मली दाल है आपकी, रोटी भी है, दूध भी है, घी भी है, तो ये सारी चीज़ें मेरे अपने डाइट प्लान में होती रहती हैं। कोई भी आपसे कोई भी ये कहता है कि इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, दाल, ये दूध और घी मेरे हिसाब से कभी मत छोड़ना,
क्योंकि एनर्जी कहाँ से मिलती है आपको? इन चीज़ों से मिलती है। आप एक बात बताइए कि आपकी बॉडी अच्छी है, दिखने में अच्छी है, लेकिन अंदर से कुछ नहीं है, क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा है? मैं पावर लिफ्टर हूँ, स्क्वाट 300 के आसपास जा रही है मेरी, डेड है 300 के आसपास है, ठीक है, बेंच 200 के आसपास जा रही है। यार जब आप घर की डाइट नहीं लोगे तो आप ये बता दो वज़न उठाओगे कहाँ से? आपके नॉर्मली जो आपके जोड़ होते हैं ना, ये काम करना बंद कर देंगे। सही बात। तो मेरा कहने का मतलब है मेरी डाइट प्लान अपना सही है। जो pure यदि कोई भी बच्चा, मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से मैं डाइट प्लान नहीं बता सकता सही अपना। बात है। यदि कोई भी बच्चा मेरा डाइट प्लान जानना चाहता है तो मेरे पास कॉल भी कर सकता है, व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे दूंगा जो भी है, या मेरे पास आके डाइट प्लान ले सकता है। सही बात है। तो सूबे पहलवान जी, अगर कोई बच्चा आपके पास आना चाहे ये सब करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए या फिर सारा ज्ञान लेने के लिए कहते हैं, तो क्या आ सकता है? उसका स्वागत है या हाँ जी, फिर कुछ? बिल्कुल वेलकम है। जैसे हमारे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था, सेम मुझे भी यही करना है। सही कोई भी बच्चा मेरे पास आ सकता है, फ्री कॉस्ट सर्विस है, ये सोच लीजिए। नहीं उसको जिम का जो भी देना पड़ता है, मंथली देना पड़ता है, वो नहीं देना पड़ेगा, प्लस में जो ट्रेनर का देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ उसे जाना है, वर्कआउट कराना मेरा काम है और डाइट प्लान बना के मेरा काम है देना। इतना मैं कर सकता हूँ कि कुछ चीज़ें यदि उसको ना मिलें डाइट में तो मैं अपनी तरफ से भी उसको अवेलेबल करा सकता हूँ। अच्छा जी, बहुत ही मतलब एक योगदान देने का आपने प्रयास यहाँ पे कर रहे हो। हाँ जी सर। तो नौजवान भाइयों को आगे बढ़ाना चाहते हैं सूबे पहलवान जी, और अपनी तरफ से सारा प्रयास यहाँ पे करने का आपसे कह रहे हैं। और अगर कोई भी बच्चा, कोई भी नौजवान अगर ये प्रयास करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, तो मास्टर जी के पास जा सकता है और वहाँ पे ये पूरा आपका साथ देंगे, पूर्ण रूप से आपका सहयोग करेंगे, सारी चीज़ों को आपको बताएंगे। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ सूबे पहलवान जी, क्या ऐसी बॉडी बनाने के लिए चिकन मांस का उपयोग ज़रूरी है या फिर नहीं? ये थोड़ा सा सर ये सब कोई नहीं खा पाता। नहीं, ये क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छा पूछा है कि चिकन वगैरह वगैरह अच्छी बॉडी बनाने के लिए इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा जी। आज तक का रिकॉर्ड है कि मैं इन चीज़ों से बिल्कुल भी टच नहीं हुआ हूँ और ना ही वादा है ज़िंदगी में टच होऊंगा। क्योंकि इन चीज़ों का क्या है, आपको अपने शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो दालों से ले सकते हो, सोयाबीन से ले सकते हो। बिल्कुल। आपको वसा की आवश्यकता होती है, वो भी आप ले सकते हो। कार्बो की आवश्यकता है, आलू है, चावल है, उससे भी आप ले सकते हो। ऐसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सही बात है। एक कार्बो बनी बनाई आ गई, वो तो हम चम्मच से डालेंगे, घोरेंगे, पी जाएंगे। लेकिन एक कार्बो को फिर हम मेहनत करके आलू क्या करेंगे, उबालेंगे, खाएंगे, फिर छीलेंगे, फिर उसको खाएंगे, फिर वो पचेगी, जब वसा मिलेगी, जब आपको वसा तब मिलेगी, ज़्यादा गुण करेगी, जब ज़्यादा गुण करेगी। तो इससे मेरा कहने का मतलब है, कोई भी, मैं सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि चिकन वगैरह वगैरह के चक्कर में ना पड़ें। इससे कुछ नहीं होता, खाली ये तो एक टाइम पास है और पैसे की बर्बादी है। जितना भी आप डाइट में लेना चाहोगे, जितना नॉर्मल, हमारे जो बड़े बड़े पहलवान थे, क्या वो चिकन खाते थे? कोई नहीं खाता। नहीं, कोई नहीं खाता। और उनके बराबर आप दारा सिंह को ले लीजिए, उन्होंने मेरे हिसाब से कोई फाइट आज तक नहीं आई, उन्होंने आज तक चिकन को हाथ नहीं लगाया। ठीक है जी। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो घर की डाइट होती है, दूध, दही, घी, इसको खाइए, लेकिन खाने का तरीका आना चाहिए कि कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कब कार्बो चाहिए आपको, कब आपको वसा चाहिए, कब कैल्शियम चाहिए, कब प्रोटीन चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके घर में ही मौजूद हैं, लेकिन खाने का तरीका है। आपको फैट बढ़ाना है, ठीक है जी, हाँ, फैट बढ़ाना है तो बहुत से मैंने देखता हूँ बच्चों को कि हम कार्बो लेने के सर उस शॉप पे गए तो वहाँ से कार्बो लेके आए थे। ठीक है, बात मान ली मैंने, तुम कार्बो लेके आए हो, पैसे खर्च करे आए, तो नॉर्मली ये भी देख लो, घर में दही है, दही, एक कटोरा आप दही पीजिए, उसमें 2 आलू डालिए और उसमें चावल मिलाइए। मैं देखता हूँ कि कार्बो वहाँ से मिलती है, आपको नहीं मिलती है। शायद जिस कार्बो को आप वहाँ से दुकान से लेके आए हो, उस कार्बो से ज़्यादा आपको वहाँ मिलेगी। हाँ जी सर। तो इसलिए चिकन को बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। बहुत ही अच्छी बात है। तो साथियों, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि चिकन खाने से शरीर बनेगा, बॉडी बनेगी, ये ताकत आएगी, वो ताकत आएगी। पहले जो पहलवान हुआ करते थे वो कोई चिकन वगैरह नहीं खाते थे और उनकी बॉडी इतनी अच्छी थी कि शायद अब भी नहीं बना सकता है कोई उनके जैसा। बहुत ही लंबे और खड़े हुआ करते थे और बहुत ही अच्छा उनका शरीर हुआ करता था और ताकत भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी उनके अंदर। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मांस, मीट, मदरा इन चीज़ का सेवन करना हो। अब सूबे जी, मैं आपसे एक पर्सनल व्यक्तिगत सवाल करना चाहता हूँ, जो कि बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं। कई बच्चे ये सोचते हैं कि ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं,
लेकिन बीच बीच में कभी महीने में 2 महीने में कभी ड्रिंक कर ली, स्मोकिंग कर ली कि चलो ज़िंदगी जी लेते हैं एक दिन के लिए, कुछ ऐसा माहौल ज़्यादा होता है। तो क्या ये काम करना चाहिए उनको या नहीं करना चाहिए? महीने में 2 महीने में एक दिन बैठ गए कहीं या ड्रिंक कर ली या फिर कुछ कर लिया, इस तरह से लोग सोचते हैं कुछ नहीं होगा एक दिन में, तो इसके बारे में आप बताइए थोड़ा। सर ऐसा है कि ड्रिंक प्लस में नशा हमारी बॉडी बिल्डिंग लाइन प्लस में पावर लिफ्टिंग लाइन, इनमें तो अलाउड ही नहीं है, बिल्कुल अलाउड नहीं है। क्योंकि जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि नशा कर सकते हैं, तो मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि नशा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। यदि आप बीड़ी का या बिंडल का जो आप रैपर देखोगे, सिगरेट का आप रैपर देखोगे, जिस दारू को आप देखोगे उसका रैपर देखोगे, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा होता है धूमपान करना अवैध है, मतलब सेहत के लिए हानिकारक। जब आप स्पष्ट अपने सामने देख रहे हो कि ये हमारे शरीर में जाके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाएगी, फिर आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो। सही बात है, ये गलत है, उसकी तरफ मत जाइए। आपने जैसे कहा है कि हो सकता है कि महीने में, हफ्ते में, 10 दिन में ऐसा हमें कर लेना चाहिए, नहीं सर, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक चीज़ मुझे आप डिटेल में बता दीजिए कि एक जहर होता है तो एक ही दिन खाया जाता है, सही बात है, और वो आदमी को ख़त्म कर देता है। तो ये हमारे नौजवानों के लिए जहर है सही बात। कि इसको तो हमें, आप तो कह रहे हो खाने की, इसे टच तक नहीं करना चाहिए। आजकल हमारे नौजवान हैं, मैं बताना चाहूँगा, आपके सवाल से रिलेटिव है, आपने तो नशा के बारे में पूछा है, मैं आपको बता देता हूँ, पेप्सी, चाय, इन चीज़ों को भी आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए। अच्छा जी, ये भी हमारे सेहत के लिए हानिकारक हैं। हमारे घर कोई गेस्ट आ जाता है, लाना पेप्सी, लाना ये नहीं, सही बात है, अरे घर में पानी रखा है, 4 नींबू निचोड़िए, उसको शिकंजी बना के दीजिए, पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक ठंडा हो जाएगा। सही बात है, यदि आप पेप्सी ठंडी ला के उसको पिला रहे हैं, हमें क्या पता ये पेप्सी कब बनी, कैसे बनी, ठीक है लिखा होता है उसके ऊपर, सही बात है, लिखा होता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। सही बात है। इसलिए कि किन किन व्यक्तियों को उस पेप्सी को बनाने में हाथ लगे हैं, हमें क्या पता, उन्होंने हाथ धोए थे नहीं धोए थे, किस तरह मजदूर है, पैकिंग की है, किस तरीके की उसमें पैकिंग की गई है। तो मेरा सभी से कहने का मतलब, नशा तो दूर की बात है, ये भी मैं चाहूँगा कि आप पेप्सी प्लस में चाय को भी छोड़ दें, क्योंकि चाय की लत बुरी होती है। सही बात। आपने देखा होगा, यदि बूढ़ा बड़ा कोई व्यक्ति हो जाता है, उसको शाम में दोपहर की चाय चाहिए, तो उसे चाहिए। सही बात है, चाय का कार्य क्या है, सॉरी सर मैं एक बात और बताना, चाय का कार्य क्या है, नींद को भगाना। जो चीज़ हमारी नींद को ही भगा रही है, तो शरीर में कितना नुकसान कर रही होगी। सही बात है, भाई हमारे शरीर को पूरा बलवान बनाने के लिए नींद की भी हमें आवश्यकता होती है। बिल्कुल, यदि हम सोएंगे नहीं तो हमारा शरीर ग्रोथ नहीं करेगा, पंपिंग नहीं देगा। और चाय हमारी नींद को क्या कर देती है, कितनी हानिकारक है। तो इसलिए हमें चाय और पेप्सी से भी दूर रहना चाहिए। सही बात है। ये तो साथियों, यहाँ पे ये प्रश्न था, कुछ लोगों ने पूछा था कि कई बार क्या है, ठीक है वो बॉडी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, यानी कि बॉडी को बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हेल्थ क्लब जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, जो भी कुछ करना उनको प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि महीने में, 6 महीने में ड्रिंक वगैरह कर लें या स्मोकिंग वगैरह कर लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे सूबे पहलवान जी का कहना ये है कि ड्रिंक और स्मोकिंग की तो आप छोड़ ही दीजिए, आप चाय भी नहीं पी सकते, आप कोई और चीज़ भी नहीं खा सकते, और पेप्सी को भी नहीं पीना चाहिए, ये भी आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। और सूबे पहलवान जी, मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगा, जो तला हुआ खाना होता है, जैसे कि पेटीज, बर्गर है, क्या ये तो वसा बढ़ाएगी शायद, नहीं तो क्या ये फ़ायदेमंद होगी या फिर नहीं होगी? सर, जैसे आपने कहा कि पेटीज वगैरह वगैरह, आपने उसमें वसा भी जॉइंट कर दी है। तो मेरा कहने का मतलब है, पेटीज हो, चाहे बर्गर हो, चाहे चाउमीन हो, चाहे आपका कोई भी चीज़ हो, वो हमें नहीं खाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि मैंने पहले भी अभी आपसे जस्ट कहा था, कौन बना रहा है मुझे क्या पता। मुझे क्या पता, सुनने में आता है कि हम पेटीज खाते हैं, एक पेटीज नहीं बनाई जाती उस कारखाने में, या जहाँ पे वो बेकरी वाला जहाँ भी बनाई जाती है, एक पेटीज नहीं बनती। मैंने सुना है कि उस पेटीज को बनाने के लिए जो आलू का प्रयोग किया जाता है, सबसे लो क्वालिटी के आलू का प्रयोग किया जाता है। सही बात है। दूसरी चीज़ उसके अंदर क्या होता है, हम तो अपने घर में यदि हमें कचौड़ी बनानी है तो साफ़ सुथरे होगा, साफ़ सुथरे हाथ भी, मम्मी के या मिसेज के जिसके भी हैं हाथ साफ मिलेंगे। मैंने सुना है कि जो आपके वो चीज़ें बनाई जाती है पैरों से, मतलब खूंद के वो चटनी बनाई जाती है। तो आप सोच लीजिए कि हमें इन चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि बर्गर लोग खाते हैं, हाँ, कभी भी आप चले जाना, मैं किसी खट्टी चटनी एक चीज़ पर नहीं कह रहा हूँ कि प्लीज़ रेडी वाले या कोई भी मेरी बात का बुरा ना माने, कि सभी का अपना रोज़गार है, कि मैं भी एक बॉडी बिल्डर हूँ तो मेरा भी अपना अलग सिस्टम है। आपने देखा होगा एक छोटी सी कढ़ाई होती है, हाँ,
उसमें तेल होता है, उस सुबह का तेल डालते हैं और उसमें सुबह से और शाम निकाल देते हैं। उसी तेल के अंदर तेल का रंग काला हो जाता है और उसमें ही बर्गर तलते हैं। तो जहर बन वो जहर बन गया। आपने सोचा होगा कि 1 या 2 बार तेल गर्म करने के बाद क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। तो आप देख लीजिए, हम अपनी सेहत के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा बर्गर, पेटीज, चाउमीन, जो भी ये चीज़ है फास्ट फूड नॉर्मली नहीं खानी चाहिए। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ यदि आपको नॉर्मली चाट खाने का मन कर रहा है, घर तल लीजिए, घर बनाइए साफ तो तेल में, घर तल लीजिए अपने सरसों के तवे पे, तेल में, घी में बना लो। घी में बना लो। नॉर्मली आपको हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। आप देखो, यदि आपको केले की आवश्यकता है, हमें कार्बो मिल रही है उससे। आपको आलू की आवश्यकता है, कार्बो मिल रही है हमें उससे। ऑयल जो घर का यूज़ कर रहे हैं हमें उससे वसा मिल रही है। तो वो सारी चीज़ें हमें कहाँ मिल जाएंगी? घर पे मिल जाएंगी। तो इसलिए कहने का मतलब है कि नॉर्मली घर के अलावा हमें बाहर की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और नहीं खानी चाहिए। हाँ जी। तो ये बहुत ही हानिकारक होती हैं। हाँ जी सर। ये एक तरह से जहर का काम करती हैं शरीर में जाने के बाद, क्योंकि जो तेल होता है, तेल भी रिफाइंड होता है। सबसे पहले तो वो रिफाइंड ही सबसे ख़राब होता है, क्योंकि न जाने किस तरीके से उसको तैयार किया जाता है। फिर उस रिफाइंड को भी बार बार तल के, बार बार गर्म करके उसको जहर बना दिया जाता है और उस जहर को आपके सामने परोसा जाता है। तो मैं यहाँ पे यही आपसे उम्मीद करूँगा कि अगर कोई चीज़ ऐसी खानी है तो अपने घर पे बनाइए, और वो भी सरसों के तेल में बनाइए, घी में बनाइए, शुद्ध घी में, तब आप खा सकते हो। वो भी थोड़ा बहुत, ये नहीं है कि रोज़ खाओगे आप। नहीं, थोड़ा बहुत। तो यही यहाँ पे प्रश्न था। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा पहलवान जी, क्या आपने बॉडी बनाने के लिए क्रिएटिन प्रोटीन का इस्तेमाल किया? ये थोड़ा सा अटपटा सवाल है। सर आपने सवाल अटपटा तो आपको लगता है, लेकिन मुझे अटपटा सवाल नहीं लग रहा है, सही बात है। क्योंकि हमारी बॉडी बहुत से तत्वों से मिलकर बनी है। चाहे आप कैल्शियम ले लीजिए, हड्डियों की आवश्यकता होती है कैल्शियम, दांतों को, वसा ले लीजिए, कार्बो ले लीजिए, प्रोटीन ले लीजिए, हमें सबकी आवश्यकता होती है। सही बात है। हमारे शरीर को पूर्ण रूप से चलाने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। हाँ, मैंने प्रोटीन लिया है और मैं प्रोटीन लेता हूँ, लेकिन लेने का नज़रिया अलग है। मेरा नज़रिया क्या है कि मैं अपनी दाल से प्रोटीन निकाल लेता हूँ, सही बात। सोयाबीन से निकाल लूँगा, दूध में से प्रोटीन निकाल लूँगा, पनीर में से निकाल लूँगा, मेरा प्रोटीन कंप्लीट। सही बात है। एक बॉडी बिल्डर को अपनी वेट से दोगुनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे मेरा 72 kg है, तो 72 या 73 या 74 या 75 मेरा वजन हो जाता है, तो मुझे 150 चाहिए लगभग, सही बात है। 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो किससे निकलेगी? तो हमें पता होता है कि जैसे हमने पनीर ली है, 100 ग्राम पनीर में 24 ग्राम प्रोटीन निकले आई, तो हम पनीर से प्रोटीन निकालेंगे ना, हम दाल से निकालेंगे। डिब्बों की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए हम उस प्रोटीन को मैं लेता हूँ, मानता हूँ मैं लेता हूँ, लेकिन घर के माध्यम से लेता हूँ, पनीर के माध्यम से और दालों के माध्यम से। हाँ जी सर। दालों का और पनीर का ज़्यादा उपयोग हाँ करते जी हो, सर, ये फिर जो बचा कुचा रह जाता है वो आप प्रोटीन के जरिए से हाँ लेते जी हो। सर। सही बात है। यानी कि मेंटेन किया हुआ है हर चीज़ को, डाइट को भी अच्छी तरह से एक प्लानिंग के तहत लिया जाता है। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा, क्या क्रिएटिन प्रोटीन ज़रूरी है या सिंपल खाने से भी बॉडी बन सकती है? तो आपने जवाब दे ही दिया वैसे, लेकिन थोड़ा सा और बता दीजिए आप। नहीं सर, सिंपल बॉडी कभी नहीं बनती है। मैंने जैसे अभी जस्ट आपसे कहा था कि शरीर को इन तत्वों की आवश्यकता होती है, जो हमारे पोषक तत्व इन्हें बोलते हैं, या संतुलित आहार भी हमें इन्हें बोल सकते हैं। तो आपको खाली इन्हें लेना पड़ता है। यदि आप नॉर्मली वर्जिश करते हो, आप थोड़ा सा, मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा और बड़ा करना चाहूँगा। यदि हम वर्जिश करते हैं, मैं बेंच प्रेस ले रहा हूँ, तो बेंच प्रेस में यदि मैं हल्की बेंच प्रेस ले रहा हूँ, तो नॉर्मली मुझे कम से कम, यदि मैं 1 घंटा उस बेंच प्रेस को कर रहा हूँ, तो मेरे हाथ यानी कि जॉइंट कम से कम 1000 बार ऊपर जाएंगे और 1000 बार नीचे आएंगे। सही बात है। ठीक है सर। उन 1000 बारों को आप पूरा कहाँ से करेंगे? कैल्शियम के माध्यम से करेंगे आप। सही बात है। ठीक है सर। एक बात जैसे हमने नॉर्मली सुना भी है मैंने, कि जब कोई पहलवान बूढ़ा हो जाता है तो उसके हाथ पैर सबसे पहले क्या होते हैं? वो खराब होते हैं। खराब होते हैं। किसके कारण होते हैं वो? जॉइंट में। जॉइंट उसकी वजह से होते हैं कि उस समय हमें कैल्शियम अच्छी तरीके से नहीं मिला, तो इसलिए इनके उससे बॉडी, मतलब कि इनके माध्यम से बॉडी बनाई जा सकती है। यदि हम प्रोटीन ये चीज़ ना लेंगे तो आपका शरीर ग्रोथ ही नहीं करेगा। तो ये ज़रूरी भी है। हाँ जी सर, लेकिन इसको लेने का माध्यम अलग होना चाहिए। जैसे कि दालों से या फिर पनीर से, दूध से, घी से। हाँ जी, इन सभी से, हर चीज़ में वो है। अब जैसे कहा जाता है कि दूध संतुलित आहार है। हाँ, सब चीज़ें उसमें, सारी चीज़ें उसमें मौजूद है। खाली एक विटामिन सी नहीं है उसमें, मैं कह देता हूँ इस चीज़ को। उसमें विटामिन सी नहीं है, नहीं बाकी का सब चीज़ उसके अंदर है। टेंशन खत्म है। पहलवान क्या करते थे? पहले दूध ही पीते थे, ज़्यादातर घी खाते थे, बस। बहुत ही अच्छी बात है। और अभी यहाँ पे मेरे जो सवाल जवाब थे वो ख़त्म हो गए हैं। जो आप लोगों ने पूछे थे
व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे हो चुकी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवालों के जवाब अच्छी तरह से मिल गए होंगे। तो पहलवान जी, आप अंत में अपने बच्चों से और नौजवान भाइयों से कोई संदेश देना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी सर, मैं सभी अपने बच्चों से, जो मेरे संग के साथी हैं, उन सभी से यही कहना चाहूँगा। सबसे पहले यदि आपको अपने शरीर को मेंटेन रखना है, फिटनेस बना के रखनी है, तो सबसे पहले आप अपनी डाइट के अनुसार चलिए, और उस डाइट में आपको कैसे लेनी है, कैसे नहीं लेनी है, उसके अनुसार चलिए। दूसरा, इसमें सबसे ज़्यादा जो क्या होता है कि जब हमारे शरीर में ताकत बढ़ जाती है तो हम नशे की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली नशे की लत पड़ जाती है। तो मैं कहना यही चाहूँगा कि हमेशा के लिए इस नशे को छोड़ दें। यदि बाई चांस आप करते भी हैं और आप अच्छा शरीर बनाना चाहते हैं तो नशे से दूर रहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप बाई चांस किसी बीड़ी पीने के बाद, जो बीड़ी पी रहा है उसके पास बैठे हैं, तो आप वहाँ से उठ जाइए। तो कहने का मेरा मतलब है, सभी नौजवानों से मैं ये कहना चाहूँगा, अच्छी बॉडी बनाने के लिए, शरीर में स्ट्रेंथ लाने के लिए, पावर लाने के लिए, इन चीज़ों को बिल्कुल हमें त्याग देना चाहिए, और अपना जो घर का भोजन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, और नशा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि मैं गलत कह रहा हूँ इस चीज़ को, कोई भी बंदा कम से कम, मैं आपको पहले बता दें कि 2000 ओनली 2000 से मैं टीचिंग लाइन में हूँ, और आज 2020 है। नॉर्मली मुझे 20 साल हो गई। कोई बंदा ये कह दे, बीड़ी पीता हुआ देखा है, सिगरेट पीते हुए देखा है, धूमपान करते और कोई चीज़ें खाता देखा है, बर्गर खाता देखा है, चाउमीन खाता देखा है, पेटीज़ खाता देखा है, तो मैं उसको मान लूँगा। सही बात है। तो इसलिए जब मैं खुद दूर हूँ तो मैं इसी चीज़ को आपको राय दे सकता हूँ कि इन चीज़ों से बिल्कुल ही दूर रहें, और ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। यदि आपके घर में इनका कोई सेवन करता तो धीरे धीरे करके उनको भी छुड़वाने की कोशिश करें। हाँ, सही बात है। बहुत ही अच्छा संदेश दिया है पहलवान जी ने। और अब थोड़ा सा आप गुरुजी के बारे में आप बताओ अपना, अब लास्ट में, क्योंकि सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। हाँ जी सर। तो गुरुजी के बारे में बताएं थोड़ा सा। वो जैसे कि मैंने स्टार्ट में बता दिया था, मेरे गुरुजी का नाम रवि शर्मा जी हैं, जो औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं। और मैंने आपको भी बता दिया था कि मैं उन्हें अपने भगवान से भी ज़्यादा मानता हूँ। सही बात है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा बॉडी बनाने का सबसे पहले, जैसे मैं छोटी उम्र में था तो किसके साथ में जाता था, किसको देख के मुझे प्रेरणा मिली थी, बड़े भाई साहब को देख के मिली थी, जो मैंने बता दिया था, उनका नाम खुशहाली रावत है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आगे बढ़ने के लिए कुछ स्टेप अलग हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, ऐसे जैसे आपकी पोजीशन अलग होती चली जाती है। सही बात है। तो जो हमारे गुरुजी हैं, मैं अपने गुरुजी के बारे में बताऊंगा मुझे कैसे मिले, या उनकी छत्र छाया में इतना बड़ा कैसे हुआ हूँ। कि मैं वहाँ पलवल में एक एक्स गेम जिम है। अच्छा। हाँ, एक्स गेम जिम है औरंगाबाद वालों की। तो वहाँ पे कंपटीशन चल रहा था बॉडी बिल्डिंग का। अच्छा। जब वो कंपटीशन चल रहा था तो हमारी नज़र में भी, आपके गांव सौंद में ही कबड्डी हुई थी, यहाँ पे अनाउंसमेंट करके गए थे वो कि पलवल में वो जिम ओपन हुई है, प्लस में उसमें बॉडी बिल्डिंग की कंपटीशन है। तो बॉडी मेरी अच्छी थी, तो मैंने कि देखते हैं कि कंपटीशन होता है क्या है। सही बात। तो मैं वहाँ पलवल जिम में गया था, तो मैंने वहाँ पे अपने कपड़े उतार दिए थे। तो मैं भी उन बॉडी बिल्डरों के साथ अपनी पोजिंग देना स्टार्ट की। पोजिंग तो मुझे उस समय नहीं आती थी। सही बात। खाली ये था कि हाँ भाई ट्राइसेप्स दिखा दे, बाइसेप्स दिखा दे, थाई दिखा दे, एब्स दिखा दे। वो मेरी अच्छी कटिंग थी। वहाँ पे मेरी हार हुई थी, जो मैं आपको बता दूं कि जब किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो हार तो सुनिश्चित है। लेकिन हाँ, वहाँ पे एक चीज़ अच्छी हुई थी, वहाँ पे तारीफ़ अच्छी हुई थी कि हाँ किसी ने बॉडी अच्छी तरीके से बना रखी है। हाँ, तो उसमें मेरे जो रवि शर्मा जी हैं, वो उन्होंने कहा कि हाँ भाई नीचे आ जा। उनका थोड़ा सा जो स्वभाव है वो बहुत तेज़ है। हाँ भाई नीचे आ जा। मैं नीचे गया, उनकी हाँ जी सर क्या बात है, कहाँ से आता है, कहाँ से आया है। मैं जी सर गाँव नांगलजाट से आया हूँ मैं। बॉडी बिल्डिंग खेली है तूने आज तक? मैंने ना खेली। फिर क्या करता है? मैंने कि जी खेतों के मेंढ पर डंड मारता हूँ। सीधा उनसे मेरे लफ्ज़ यही था। उस समय मैं ऐसा ही कार्य करता था। तो उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा है, तू आज घर पहुँच और हम तेरे पास कॉल करेंगे, वो सामान अवेलेबल करा ले, और यहाँ पे तू डेली जिम में आ जाया कर और यहाँ पे अपनी वर्जिश करनी स्टार्ट कर दे। सही बात। तो मैंने कहा ठीक है। उस समय मुझे भी शौक था। तो उन्होंने कहा कि शाम को कॉल आ गई थी गुरुजी की कि हाँ भाई सुबह तुझे 4 बजे पहुँचना जिम पे। 4 बजे सर, फरवरी के टाइम, मतलब कि ठंड का मौसम होता है। हाँ जी सर। मैंने कहा, सर ने कह दिया 4 बजे पहुँचना, 4 बजे मैं पहुँचूँगा कैसे?
उसमें मैंने बाइक ली, उसके माध्यम से मैं लगभग 4 बजे जिम पे पहुंच गया। तो वहाँ पे मैंने गुरुजी के पास कॉल की, सर मैं आपकी जिम पे आ गया हूँ, तो कीजिए क्या कराना है क्या नहीं कराना है। पहले के दिन सर ने बहुत हार्ड वर्क कराया। कहने का मतलब है उनका पूरा टारगेट ये था कि इसको आज देख लिया जाए, रहेगा या भागेगा। सही बात, रहेगा या भागेगा। आप लगा लीजिए कि 4 बजे वहाँ पहुँचना, पलवल, वो भी बाइक पर, और ठंड के मौसम में कितना होता है। सही बात है। तो उसके बाद मैं दूसरे दिन भी वहाँ पहुँच गया, तीसरे दिन पहुँच गया। ऐसे धीरे धीरे करके उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से देख लिया कि हाँ ये लड़का भागने वाला नहीं है। पर लेकिन उनका एक रूल था कि 4 बजे मुझे वहाँ जिम पर पहुँचना था फुलवल। तो मैं डेली 4 बजे वहाँ पहुँचता था, वर्कआउट करता था। उसके बाद मैं घर आता था, घर से फिर मैं स्कूल जाता था। तो इसलिए कहने का मतलब है कि उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से परख लिया था कि किस स्वभाव का है, कैसा लड़का है, करैक्टर में कैसा है, घर से कैसा है, क्या करता है क्या नहीं करता, मतलब पूरी जो उन्होंने जानकारी मेरे बारे में ले ली थी। तो मैं उसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, जब उन्होंने मेरे बारे में पूरी जानकारी ले ली थी, तो जो भी चीज़ें उन्होंने अपनी तरफ से जितनी उन्होंने मदद, मतलब कि मेरी मदद उन्होंने फुल की थी। अच्छा, जितना मैं कहना चाहूँगा फुल, जिससे कहते हैं ना, हर तरीके से उन्होंने मदद की, और वो अब भी कर रहे हैं। मेरे गुरु को मेरे ऊपर इतना विश्वास है, और मुझे अपने गुरु पे भी इतना विश्वास है। यदि उन्होंने ये कह देना कि ये चीज़ें, तो वो ही है, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, वो ही है। अभी जस्ट 1-2 दिन पहले की बात बता दें, न्यूज़ के माध्यम से मैं आप बता रहा हूँ कि गुरुजी ने किसी से चैलेंज कर दिया कि हाँ भाई इतना है, ये वेट उठा देना। तो उसने कह दिया ठीक है, और गुरुजी ने मुझसे ये कह दिया कि हाँ भाई तुझे, मैंने तेरा चैलेंज कर दिया, ऐसा करना है, हो जाएगा। अच्छा, क्यों हो जाएगा? कि मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी, वो चीज़ें सारी हो जाएंगी। मैं आपको चीज़ें एक बता देता हूँ दूसरी रेंट में कि पुशअप्स, आज तक मैं पुशअप्स में कोई कंपटीशन नहीं आ रहा हूँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे हिसाब से 82 का है लगभग वो, और मेरा 1 मिनट में 120 पुशअप्स। अच्छा, 1 मिनट में, ये मेरा रिकॉर्ड है। अच्छा, तो कहने का मतलब है जो मैं अब हूँ, आगे रहूँगा, वो सब गुरुजी की बदौलत है। और मैं भगवान से भी यही कहना चाहूँगा कि ऐसे गुरु हर एक को दें। अच्छा, तो मैं अपने गुरु के बारे में ज़्यादा भी नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत ऐसी बातें हैं जो सबको नहीं बताई जाती, लेकिन ऐसा गुरु शायद किस्मत वालों को ही मिलता है। तो साथियों, गुरु की तो महिमा ही न्यारी होती है, ये आपको भी पता है और सभी को पता है। गुरु अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। अगर गुरु आपको नहीं मिल पाते हैं तो अब मंजिल पाने के लिए आंखें तरस जाती हैं, ये आपको मालूम होगा। तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें तो उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। तो वही काम सूबे भाई साहब ने किया और मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि ये वर्ल्ड लेवल पर अपने गांव का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, और अपने देश को एक नई राह पर ले जाएं, नई राह दिखाएं नौजवान बच्चों को, नौजवान भाइयों को, और उनके अंदर एक उत्साह पैदा करें। जैसे ही ये आगे बढ़ेंगे तो उनके अंदर भी उत्साह पैदा होगा, और वो भी एक नई राह पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। तो हम भी यही चाहते हैं कि सूबे भाई साहब, सूबे पहलवान जी, मास्टर जी, सब कुछ कह सकते हैं इनको, तो ये आगे बढ़ें और अपने मकसद में कामयाब हों। अब मैं इन भाइयों से और कुछ क्वेश्चन कर लेना चाहता हूँ। आपको गुरु मिले हैं सूबे पहलवान जी, तो आपको इनमें क्या खूबी नज़र आई थी जो आपने इनको गुरु बनाया? थोड़ा सा आप भी बताएं। एक तो सबसे पहला तरीका ये था कि बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे कि एक छोटे बच्चे को संभालते हैं उस तरीके से संभालते हैं, और ऐसे ही वर्कआउट कराते हैं। पता भी नहीं चलता कितना टाइम बीत चुका है और कितना बिता देंगे गुरुजी के साथ। अच्छा जी, तो आपको ये काम अच्छा लगा? मतलब जी बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा इनका स्वभाव भी अच्छा जी, बहुत ही अच्छा स्वभाव है, ये पहले ही बता दिया था, बहुत ही अच्छा स्वभाव है। अच्छा अच्छा, तो आप भी कुछ कहना चाहोगे गुरुजी के बारे में? आपको कैसे, किस तरह से अच्छे लगे गुरुजी और किस तरह से इनके सानिध्य में आए? अभी तो हमें इस लाइन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, अभी तो हम नहीं हैं। बाकी जो गुरुजी के लिए वो रवि शर्मा गुरुजी हैं, हमारे लिए भी सब कुछ गुरुजी हैं। जैसे कराएंगे, जैसे सपोर्ट करेंगे वैसा ही होगा, आंख बंद करके। सही बात है। वो कहावत है कि गुरु बिन ज्ञान ना होए, तो ये सही कहावत है। ज्ञान का जो सही जो खजाना होता है वो गुरु ही होता है, क्योंकि गुरु का जब ज्ञान हमारे साथ होता है तो हम अपनी मंजिल को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं।
तो साथियों, हमने आज ये प्रोग्राम किया यहाँ पे संघर्ष की कहानी, और इसमें हमारे साथ थे सूबे पहलवान जी। इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया, अपने संघर्ष के बारे में बताया, और किस तरह से ये अपनी मंजिल को पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र को, अपने नांगल गांव जाट को, गांव नांगल जाट गांव है जो, उसको आगे बढ़ाया जाए। और जब वो आगे बढ़ेगा तो सौंद भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारा क्षेत्र भी तो वही है। तो इसलिए सारे गांव का जो नाम है वो रोशन होगा पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड लेवल पर, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे देश का नाम रोशन होगा। तो इस काम में अथक प्रयास कर रहे हैं सूबे पहलवान जी, और मैं उम्मीद करता हूँ, लालदास बाबा से प्रार्थना करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि सूबे पहलवान जी अपने मकसद में पूर्ण रूप से कामयाब हो जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। प्रोग्राम छोटा नहीं है, बड़ा है, लेकिन आपके काम का है। आपको इस प्रोग्राम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आपने जाना होगा किस तरह से मेहनत की जाती है और किस तरह से आगे बढ़ा जाता है कामयाबी की राह पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट जो प्रोग्राम आएगा संघर्ष की कहानी, उसमें हम हाजिर होंगे एक नए संघर्षी व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय श्री लालदास बाबा, जय कान्हा दादा की। धन्यवाद।